के बाद हम आ रहे हैं श्रीनगर। पिछले बार जब आए थे तो इनको ले जाना पड़ा, मतलब दिल्ली इलाज के लिए। और वहाँ की उसकी हालत और आज की हालत जब देखें तो काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ ना बदला वो भी नज़र आ रहा है कि इन हालातों में आज के अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 370 की एब्रिगेशन और 35A की एब्रिगेशन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए आज तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो और उसके बाद सुनवाई भी होगी, और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। और कल अब हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने यही आश्वासन दिया जो हमारी कमिटमेंट है CPIM की, आज की बात नहीं, मतलब ज़माने से, आपके शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से, जब से उनके साथ वो बातचीत के दौरान ये सब जो जुड़ाव जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर की के स्टेट का इंडिया के साथ, उस समय से लेकर आज तक हम यही मानकर चलते हैं और ये मानते हैं, मतलब ये बुनियादी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारी समझ है कि ये जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रोमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है, इसको सुधारना। आज भी हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ की आवाम के साथ अपने उनकी समस्याओं के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनकी जज्बात के ऊपर, और जो जायज़ है, हमारा मानना है ये जायज़ है कि ये इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर जुड़ी इंडिया के साथ, और उन शर्तों को आप लागू करिए। ये बुनियादी बात हमारी सुन रही है, यही बात हमने कल कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन जो पूरी मुल्क की हालत है उसके दरमियान इस प्रॉब्लम को, जम्मू एंड कश्मीर की, हमें जो देखना है, उसके चलते हुए आज जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, ये है कि जहाँ तक देश के आर्थिक सवाल है और लोगों की जो हालत है, वो बहुत बड़ी तरीके से मतलब उसके अंदर डिजनरेशन हुआ। आज बेरोज़गारी शायद इतिहास में मतलब सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा हमारे नौजवान नौकरी खोजना ही बंद कर दी, क्योंकि कहता मिलना नहीं है, बेकार में इसमें क्यों फंसे। वो जो है, अब ये नौजवान जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और ये नौजवान को अगर हम जो है उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे और नौकरियां देंगे, तब ये अपने आप में एक नया देश जो है खड़ा करेगा, और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था तो करो ना, इसका उल्टा आज जो इकोनॉमिक हमले जो हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बेरोज़गारी, गरीबी, भूखमरी, दुनिया के कितने भी इंडेक्स देखिए आप, उसके अंदर देखते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब सिचुएशन जो है बहुत ही तेज़ी के साथ डिक्लाइन होते जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जितने भी इंडिसेस ले लो आप, और यहाँ तक कि कह दिया गया आज वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। वी आर नॉट ए डेमोक्रेसी बट वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। अब वही हो रहा है। आज इलेक्शंस आप जीतिए, किस तरीके से जीतेंगे वो बात अलग है, लेकिन वो एक लेजिटिमेसी करके जिस तरीके से अपनी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल पिलर्स है उस सब का डिस्ट्रक्शन हो रहा है।
आपकी सेकुलर डेमोक्रेसी, आपका सोशल जस्टिस, आपके फेडरलिज्म और आपके इकोनॉमिक सॉवरेंटी। आज देश का संपत्ति कुछ नहीं बचा है जिसकी जो बेचा नहीं जा रहा। कोई एरिया नहीं है जिसके अंदर ये बेचने की बात, और इसके चलते हुए फ़ायदा चंद लोगों को होती है और वो सभी जानते हैं कौन है ये लोग। खेती को भी उनको हैंड ओवर करने की बात, और इसके चलते हुए देश के अंदर गरीबी, भूखमरी, बेरोज़गारी, और इसके ऊपर आती है महंगाई। अब देखिए पेट्रोल के दाम, जब तक ये इलेक्शंस नहीं हुए उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। बाद में सरकार कहती है कि ये जो कंपनियां कर रही है दाम बढ़ाना, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। तो रोका कैसे भाई आप? हर बार जब इलेक्शंस होते हैं, पिछले 4 सालों में देख लीजिए आप, हर बार जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं किसी भी प्रांत में, ये पेट्रोलियम दाम के ऊपर अंकुश लग जाता। इलेक्शंस होते ही फिर वो बढ़ा देते हैं और बड़े पैमाने पर। और आज हालत क्या है? पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने का मतलब ये है कि इसका पूरा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है पूरे इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ते हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। अब बेरोज़गारी, गरीबी, भूखमरी के साथ साथ ये महंगाई, अब ये सब बातें हो रही है और इसके लिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं इलेक्शन की विक्ट्री से। और वो विक्ट्री के लिए जिस तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया पॉलिटिकल करप्शन, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए वो पिटीशन भी पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा खुद का पिटीशन है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CPIM, वो पिटीशन भी पड़ा हुआ है। उसके बारे में कोई इज्जत, अभी तक खरबों रुपए बीजेपी ने बना ली उसके चलते हुए, और वो पूरा का पूरा पैसा जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आएगी? ये डेमोक्रेसी है? ये किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहते हो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो अब ऐसे सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि सभी जितने आज सेकुलर ताकतें हैं, इन सभी ताकतों को इकट्ठा होना ज़रूरी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, मुल्क को बचाना पहले, ताकि उसके बाद में जिस आधार पर इस मुल्क को बदलना चाहते हैं हम बेहतर, हमारी एक अंदाज़ा है, हमारी एक सुझाव है, हमारा एक प्लान है, किसी और पार्टी का हो सकता है, उसके ऊपर बहस करेंगे। पहले अपने मुल्क को बचाओ।